क्वेश्चन नंबर 2 के 4 तक तो कर लिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, तो ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े तो नहीं है लेकिन ठीक है, उनके जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटाया जाता है। अब भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से घटाया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि मान लेते हैं, माना भिन्न को क्या लिखते हैं हम, भिन्न को लिखते हैं अंश बटे हर। ठीक है, भिन्न लिख जाते अंश बटे हर। तो भिन्न, अब मान लेते भिन्न, यहाँ भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। x और y दो मान लेते हैं, एक का हर यानी अंश को x और हर को y। तो हमारे पास जो अभीष्ट भिन्न बनेगी, यानी हम जिस भिन्न पर काम करेंगे इस क्वेश्चन में, उसे बोले अभीष्ट भिन्न। तो अभीष्ट भिन्न होगी x बटे y। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से घटाया जाता है। ठीक है, तो देखो यदि अंश में से 1 घटाने पर, है ना, घटाने पर जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। अब अंश क्या है x, बट यानी फ्रैक्शन तो जो होगी x/y, लेकिन जो अंश है नॉमिनेटर उसमें से 1 माइनस कर दो, क्योंकि घटाने की बोल रहा है। 1 घटाने पर भिन्न का मान 1/3 के इक्वल हो जाता है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई x में करोगे 3x, और 3 का 1 में करोगे -3 इक्वल टू y का बड़ा 1 में करें तो y को इधर ले आओ, 3 को इधर भेज दो, तो मिल गया 3x - y = 3। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड केस देखते हैं इसमें कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी हर में 8 जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे यदि हर में 8 जोड़ने पर जो भिन्न का मान हो जाता है वो 1/4 हो जाता है। तो भिन्न क्या आती है हमारी x बटे y, और y के हर में 8 जोड़ दो, अंश में नहीं जोड़ना, हर में, तो 1/4 के इक्वल हो जाती है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 का मल्टीप्लाई x में 4x, और 1 का मल्टीप्लाई y + 8 में, तो इक्वल टू y + 8 बराबर में रखे जाएंगे। अब y को ले आओ इधर, तो ये मिलेगा 4x - y = 8। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ y माइनस की है और इसमें भी y माइनस की है, तो दोनों के चिन्ह कैसे एक जैसे हैं, तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा देते हैं। यानी जो समीकरण है, इक्वेशन है, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, घटा इसलिए क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे एक जैसे हैं। अगर प्लस माइनस होगा तो जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे। तो पहला तो ये लिख लो 3x - y = 3, तो ये लिख लो 4x - y = 8। क्या करोगे, घटाओगे, घटाने पर अब घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस की ये माइनस होगी, ये माइनस की ये प्लस, और ये माइनस, ये माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या कैंसिल होगी। अब यहाँ क्या है कि 4x है वो तो माइनस की है, 3x है वो प्लस की है, तो 4 में से 3 को माइनस करोगे तो -x बचेगा, और 8 में से 3 माइनस करोगे तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू मिलेगी 5। अब x का मान समीकरण कौन से में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख लो, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो एकदम क्लियर है। तो फर्स्ट में रख लेते हैं, आंसर तो जो आना है वही आएगा, जो फर्स्ट वाले में रखो चाहे सेकंड में रखो। फर्स्ट है 3x - y = 3, तो यहाँ 3 × y की वैल्यू 5, -3 को लाओगे इधर
और बाई को भेज दो इधर, तो बाई होगी प्लस की, ये मिलेगा 15 माइनस 3 बराबर बाई। तो बाई की वैल्यू कितनी मिलेगी 12। 15 में से 3 को माइनस कर दो, तो ये एक्स बाई की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें तो भिन्न ज्ञात करनी थी। तो भिन्न क्या थी, भिन्न थी आपकी एक्स बटे बाई, यहाँ से जो हमने पहले स्टार्टिंग में मानी थी। तो एक्स का मान बटे में बाई का मान, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और बाई की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब देखो इतना सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हिंदी नहीं लिखी, विलोपन विधि लगाई है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो सब पढ़ाई से संन्यास ही लो। देखो थर्ड का हाथों वाला क्वेश्चन है, और ध्यान से देखना है कि हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो समय दूरी पर निर्भर रहते हैं। थर्ड का हाथों वाले के एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी समय पर पहुंचने के लिए उसकी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ाना पड़ता है। तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा में है। तो मान लेते हैं, माना विमान की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हवाई जहाज हो गया विमान, तो चलेगा तो मीटर के हिसाब से चलेगा, नहीं घंटे के हिसाब से चलेगा, किलोमीटर के हिसाब से। अब जो दूरी है वो कितनी है 1500 किलोमीटर। ठीक है, 1500 किलोमीटर दूरी है। तो अगर 30 मिनट लेट जाता है तो उसे 250 की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास यह है कि 30 मिनट का मतलब होगा आधा घंटा, घंटे का मतलब होगा समय, समय का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ कितना समय लगेगा, तो यहाँ जो समय लग रहा है वो लग रहा है 1500 बटे में x, दूरी बटे चाल, घंटा, इतने घंटे लग रहे हैं उसको। ठीक है, सामान्य चाल से। लेकिन यहाँ क्या आएगा 30 मिनट लेट पहुँचेगा, हमें 30 मिनट जल्दी पहुँचाना है, टाइम बचाना है। तो अब क्या करना है, विमान की चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो विमान की चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, यानी बढ़ाएंगे वृद्धि करने पर। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे विमान की चाल, विमान की चाल बराबर x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो x किलोमीटर थी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाई, तो बढ़ाई तो क्या करना पड़ेगा प्लस। जैसे आपकी गाड़ी है तो 50 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, आप उसे और तेज करोगे तो 60 किलोमीटर की स्पीड बढ़ानी है, नहीं 10 किलोमीटर स्पीड और बढ़ानी है, तो 10 और प्लस कर दो। यहाँ आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी, क्योंकि आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या है बढ़ाई है। पहले तो 50 से चली रही, वो तो एक्स्ट्रा बढ़ाई है। तो यहाँ पहले तो x से चल रही थी, बढ़ाने पे हो गया x प्लस 250। तो यहाँ पे समय कितना लगेगा, अब यहाँ समय लगेगा 1500 बटे में x प्लस 250 घंटे, इतने घंटे लगेंगे। अब घंटे लग रहे हैं तो ये तो स्पीड में चलेगा, जल्दी पहुंचेगा, ये स्पीड स्लो है। यानी मान लो कि हमें 100 किलोमीटर की दूरी है और 50 की स्पीड से चल रहे हैं, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले चल रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, तो कितना लगेगा समय हमें 5 घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा, इससे कैंसिल होगी 5 बार, तो 5 घंटे लगेंगे। अगर इसी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, जैसे हमने लिख दिया 100 बटे 50, 20 की बजाय 50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो कितने घंटे में पहुंचेंगे 2 घंटे में, है ना। अब समय स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लग रहा है, जब स्पीड स्लो है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये तो समय ले रहा है ज़्यादा और यहाँ लग रहा है समय कम, तो यहाँ लग रहा है ज़्यादा, यहाँ लग रहा है कम,
इसमें से इसको घटाएंगे तो 30 मिनट बचेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 1500 बटे एक्स माइनस 1500 बटे एक्स प्लस 250 इक्वल टू में 30 मिनट। 30 मिनट को बदलना है घंटे में, तो एक घंटे में तो 60 मिनट हो गए, 30 मिनट में कितना हो गया, एक बटे 2। तो यहाँ 3 लिख सकते हो, चलो यहाँ के लिख लेंगे। यहाँ से हम 1500 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मिलेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250, ये हो गया 30/60 घंटे में चेंज करने के लिए यहीं लिख लो 30/60, तो ये मिल जाएगा हमें 1/2। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेना है। तो यहाँ 1500 इनके एलसीएम x प्लस 250, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x प्लस 250 माइनस एक्स का 1 में करेंगे तो x इक्वल टू 1/2, x से तो x कैंसिल हो गया। और यहाँ इसे भी उठाई देते हैं, 1500 इंटू 250 अपॉन में इनका मल्टीप्लाई करो दोनों का, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x, ठीक है, इक्वल टू 1/2। क्रॉस में गुणा और कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे एक का इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x बराबर 2 का मल्टीप्लाई 1500 में करोगे तो 3000 हो जाएगा इंटू 250। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 7,75,000 बराबर 0। इधर लाओगे तो ये आ गया 7,75,000, वो 7,50,000, 75,000 नहीं 50,000। अब गुणनखंड करने हैं, गुणा करके आए 7,50,000 और घटा के बचना चाहिए 250। ऐसी दो संख्या देख लो कि मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए, माइनस करें तो इतना, तो सीधी से पता है कि 1000 में अगर 750 का गुणा कर दो तो यही हो जाएगा 7,50,000। होगा कि नहीं होगा, और 1000 में तो 750 घटा दो तो 250 बच जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स में से 750 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये यहाँ 250 बच जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस के 750 एक्स, और ये यहाँ 7,50,000 बराबर 0। अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं एक्स, तो मिलेगा एक्स प्लस 1000, ठीक है, और यहाँ से माइनस के 750 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 1000 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन लेना है क्या, एक्स प्लस 1000 कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस एक्स माइनस 750 मिलेगा। ठीक है, गुणनखंड तो बढ़िया से जानते ही हो ना, गुणनखंड में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक्स प्लस 1000 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस के 1000। चाहे कोई भी हो चाल, तो किसी की भी माइनस में हो ही नहीं सकती, किसी कोई भी हो चाल तो उसकी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो ये तो मान्य नहीं होगी, इसको तो लिख लो अमान्य। और यहाँ एक्स माइनस 750 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो गया 750। अब पूछा क्या था, पूछा था विमान की चाल, तो विमान की चाल कितनी निकाली आपने, विमान की चाल क्या मानी थी हमने x, और x का मान कितना आया 750, तो विमान की चाल आ गई 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये है उसका आंसर। तो देख लो, ये है समय दूरी का प्रयोग हुआ है इसमें, समय का। ठीक है, तो लिख लो, इसको नोट कर लो। देखो, ऊंचाई दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यहाँ से क्वेश्चन 6 नंबर का मिल जाता है बोर्ड के पेपर में। तो क्वेश्चन है
कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो यहाँ सड़क के हिसाब से एक डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले 80 मीटर का लंबी चौड़ी सड़क बनाते हैं, यानी हमारे पास एक BC सड़क है जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर, ठीक है। और सड़क के दोनों किनारों पे समान लंबाई के 2 खंभे और लगा दो। ठीक है, यानी हमारे पास समान लंबाई के 2 खंभे आ गए और खंभे की ऊंचाई हो गई h मीटर। ठीक है, खंभे मतलब लट्ठा लगा दिए दोनों किनारों पर, तो उनकी लंबाई हो गई h मीटर, समान लंबाई के हैं। अब सड़क के किसी बिंदु से उसके जो उन्नयन कोण है वो 30 और 60 डिग्री के हैं। ठीक है, यानी उस भूमि के बिंदु से, बिंदु मान लेते ई से इसका 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि खम्भों की ऊंचाई और खम्भों के बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी खम्भों से उस बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो यहां से 4 क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई है वो h मीटर है। ठीक है, अब पूरी सड़क की चौड़ाई, तो यहाँ सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। पूरी जो सड़क की चौड़ाई है वो 80 मीटर है। अब सड़क पर एक बिंदु से अब खम्भों की उन्नयन कोण लिखने हैं, तो खम्भों के, अब खम्भे कौन से हैं, तो खम्भों के नाम है ना, तो एक बिंदु ई से खंभे AB की दूरी, AB का उन्नयन कोण लिख लेते हैं। अभी उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ये वाला। ठीक है, और बिंदु ई से खंभे CD का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है ना, यानी ई से CD खंभे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और ई से AB जो खंभा है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इनके ई से खंभे की दूरी और देखनी है, तो ये वाली दूरी मान लो हम x, तो ये मिलेगी हमें 80 माइनस x, क्योंकि x जो होगी जो बची वो दूसरे पार्टी की हो जाएगी 80 में से। तो यहाँ से बिंदु ई से खंभे AB के बीच की दूरी वो है x मीटर, और ई से खंभे CD की दूरी वो है 80 माइनस x मीटर। तो जो डायग्राम बनेगा ना उससे डायग्राम से लिखना है, बस मेन चीज है डायग्राम आ गया तो सब कुछ है। अब बस ये हो गया, अब क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, इन ट्रायंगल को यूज करना है, ABE ले लेते हैं पहले। तो ट्रायंगल ABE यानी समकोण त्रिभुज के अनुसार चलना है।
तो यहाँ लगाएंगे लंब और ये आधार, तो टेन थीटा लंब बटे आधार, तो एच बटे एक्स, तो थीटा की वैल्यू होगी 30, तो टेन 30 बराबर एच बटे एक्स। अब यहाँ टेन 30 की वैल्यू आपने टेबल याद करी होगी त्रिकोणमिति में 1/√3 एच बटे एक्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू मिलेगा रूट में 3h मीटर, ये मिल गया। तो पहले एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गई। और दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं, कौन सा, डी सी ई में, ये भी लंब बटे आधार, तो लगाओगे 10 60 बराबर एच बटे आधार कितना है 80 माइनस एक्स। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक्स मान लो, इसको 80 एक्स मान 80 माइनस एक्स मान लो, तब भी आंसर तो वही आएगा क्योंकि दूरी तो वही रहेगी ना 80 मीटर। तो 10 60 की वैल्यू होगी √3 इक्वल टू एच अपॉन यहाँ 80 माइनस एक्स, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करें इसका तो मिलेगा √3x, ये h बराबर √3 80 √3 माइनस √3x, √3 का इन दोनों मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ h इक्वल टू 80 √3 माइनस √3, x का मान कितना है √3h, तो x की जगह √3h रख दो, तो ये मिलेगा h, इसको इधर लाओगे प्लस √3 इंटू √3 3h इक्वल टू 80 √3। ठीक है, तो ये 3h और 1h कितना हो गया 4h बराबर में 4h, तो ये मिल गया जोड़ के, ये हो गया 80 √3, तो h इक्वल टू 80 √3 अपॉन 4, एक कैंसिल कितनी बार 20 बार, तो h की वैल्यू मिलेगी 20 √3, और x की वैल्यू यहाँ से x इक्वल टू √3h। ठीक है, और h की वैल्यू ये, तो यहाँ से x बराबर √3h की वैल्यू 20 √3 20, तो x को मिल जाएगा 20 इंटू 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 3 आएगा, √3 का √3 में करें 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 60 मीटर। अब हमें दूरी और ऊंचाई निकालनी थी, तो यहाँ प्रत्येक खंबे की ऊंचाई वो हमने मानी थी h, तो h की वैल्यू आ गई 20 √3 मीटर, ये तो h हो गई। और बिंदु से खंभों की ऊंचाई तो e से b की दूरी, ठीक है, तो यहाँ लिख दो e b की दूरी लिख देते हैं, क्या मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर, और e c की दूरी, e c दी के बीच की दूरी 80 माइनस एक्स, 80 में से x की वैल्यू 60 घटा दो तो 20 मीटर आ गया। एक आंसर ये है, एक ये है और एक ये, तो ये निकालना था। ठीक है, तो बस डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा डायग्राम ही देखना है और डायग्राम से ही हल करने हैं, तो बस डायग्राम बन जाएगा आपका, तो समझ लो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी है, वो भी छोटा सा क्वेश्चन है इससे। ठीक है, इसमें दिया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक मीनार और तल के शिखर के जो उन्हें कोण है वो 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब मीनार की ऊंचाई मतलब है कि भवन के ऊपर मकान के ऊपर टावर लगा हुआ है, वो है संचार मीनार। तो पहले तो भूमि पे एक मकान खड़ा कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि ए बी तो एक मकान है। ठीक है, मकान की ऊंचाई है 20 मीटर, और इस
मकान के ऊपर एक मीनार खड़ी कर देते ऊपर, तो ए सी हो गई एक मीनार, इसकी ऊंचाई है h मीटर। अब भूमि के एक बिंदु से मकान इसके मीनार के तल का जो अवनमन उन्नयन कोण और शिखर का उन्नयन कोण, ये दोनों दिए हुए हैं। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो यहाँ इसके तल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो इसके जो आधार है दूरी है वो x मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ भवन, पहले भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 20 मीटर है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। अब मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है h मीटर, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या दिखाना है कि जो उन्नयन कोण है वो, तो यहां से भूमि के एक बिंदु से मीनार के तल का उन्नयन कोण, अब तल कहाँ है मीनार का, मीनार का तल यहाँ, तो उसका उन्नयन कोण कितना बनना है 30 डिग्री। जो 60 है वो तो पूरे का है ना। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। अब मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो देखो पहले यूज करते हैं त्रिभुज ए बी और डी, ये वाला ट्रायंगल यूज करते हैं। तो ट्रायंगल आपका दिया है ए बी डी, अपनी तरफ से नाम तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसे ए बी सी डी माना, पी की बार जो भी मन में आए वो एक तरीके से इसके नामकरण कर सकते हैं, जिससे यह है कि ट्रायंगल आसानी से बनाया जा सके और हल कर सकें। तो यहाँ लगाओगे आप 10 30 बराबर 20/x, यानी लंब यहाँ से लगेगा, लंब बटे ये आधार। तो 10 30 की वैल्यू 30 की वैल्यू 1/√3 कर लो 20/x, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, x का 1 में करोगे x और इसका यहाँ करोगे तो 20√3 मीटर, ये हो गया x की वैल्यू आ गया ये। अगर हम बात करें b से लेकर c तक की दूरी की, तो वो होगी h + 20, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इतने की 20 है और इतने की h, दोनों को आप जोड़ दोगे तो पूरी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, पूरा लंब बन जाएगा इसमें। तो यहाँ ट्रायंगल दूसरा लेते हैं सी बी डी में, सी बी डी में क्या यूज करोगे 10 60 डिग्री और लंब h + 20/x आधार। तो इससे 10 60 की वैल्यू होगी √3, ये h + 20/x की वैल्यू ये 20√3, ये आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करो अपॉन में, तो ये आएगा h + 20 और इसका करो √3 का √3 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो h = ये हो गया 60 - 20, तो h की वैल्यू मिलेगी 40 मीटर। क्या बात है, आंसर सीधा सीधा है इसका। नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए आंसर। इसमें एक मिस्टेक हो गया, 30 नहीं है 45 है, यहाँ 45 है, ठीक है।
तो यहाँ 45 रख लो 1, तो ये मिल जाएगा आपको 20, ठीक है। तो ये मिलेगा 20, तो जाएगा 20√3, तो यहाँ मिल जाएगा 20√3 माइनस 20, तो 20 कॉमन लेंगे तो √3 -1 मीटर आएगा, ठीक है। ये है इसका क्लियर, वो मिस्टेक से लग गया था 30 की जगह 45 की जगह 30 लग गया था, तो बस वही चेंज कराया, बाकी तो आंसर एकदम एक्यूरेट फिर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें भी 2 आता मैं देखो। अब आ गया बेलन का क्वेश्चन। तो पहले क्या करना है, पहले एक बेलन बनाओ। इस तरीके से एक बेलन बनाओ और इस बेलन में से एक अर्धगोला काट लो इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा साइज का ही बना लेना अपने आप, यहाँ तो कोई प्रकार पटा तो है नहीं, अपना बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के सिरे पर एक अर्धगोला काटते हुए निकालते हुए चित्रानुसार खिलौना बनाया गया है। अब बेलन की ऊंचाई दी है उसने 10 सेंटीमीटर, तो इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरी ऊंचाई। तो यही लिखना है हमें कि बेलन की ऊंचाई वो है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, है ना। और इसके आधार की त्रिज्या, और यहाँ बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो गया, या 3.5 सेंटीमीटर को हम 7/2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है वो 3.5 है, और इसमें दिया तो अर्धगोले की त्रिज्या भी होगी ना, तो ये हो गया। अब देखो इसमें अर्धगोले की त्रिज्या वो भी कितनी होगी, 3.5 ही होगी, क्योंकि जो अर्धगोला है वो शंकु में से तो काटा गया, उसके साइज के कटेगा। तो इसके खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए इसके 2 तरीके हैं, या तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगाओगे, आप कोले पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओगे तो दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा और उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, घटाया जाएगा, तो वो तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। मान लो कि हमने बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h + r लगाया, तो ये तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया पूरे का, और दोनों अर्धगोला जो कर रहे हैं तो अर्धगोले का 2πr², एक का अर्धगोले का, दोनों का करो 2 का गुणा करोगे तो ये यहाँ मिलेगा, और दोनों वृत्ताकार πr² घटाया जाएगा। तो एक तरीका तो ये रहेगा। अगर इससे थोड़ा छोटा करना है तो आपको क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ लगाओ और दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा लो और दोनों को जोड़ दो, तो वो आंसर वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं पहले बेलनाकार भाग का। तो यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लगेगा, 2πrh बेलन का, है ना। तो यहाँ से 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आप 7/2 लिख लो, और h की वैल्यू हो गई आपकी 10। ये अब क्या करें, 2 से तो 2 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, कितना मिल जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ लिख सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब यहाँ लिखेंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा 2πr²। एक अर्धगोले का, एक साइड का, लेकिन दोनों साइड में बनाया गया तो पहले एक साइड का ना, तो यहाँ लिखते हैं दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पहले तो एक का निकालना था, दोनों का निकालना था, दोनों की त्रिज्या रेडियस है वो सेम है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आप ये रख लो 7/2 इंटू 7/2, कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये और इससे ये, 22×154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ वक्र पृष्ठ से निकाला है तो बस इतने से ही इसको जोड़ दो, अगर संपूर्ण पृष्ठ से निकाला हो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आंसर दोनों से सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बोला है तो पहले बेलन का 2πrh प्लस इसका 2 इंटू 2πr², इसकी वैल्यू ये आ गई 220, इसकी वैल्यू 154 है ना, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये रहेगा इसका आंसर। तो हाँ वक्र पृष्ठ से ईजी है, छोटा हो जाता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया। अगर संपूर्ण पृष्ठ लगाते हैं अलग अलग तो फिर पहले पूरे का संपूर्ण पृष्ठ लगाओ, फिर दोनों अर्धगोलों का निकालो, वो जोड़ो, और फिर इसको जो आधार है दोनों आधार का क्षेत्रफल घटाओ πr² इंटू 2, वो फिर घटाना पड़ता, तो वहां से आंसर एक्यूरेट ही आएगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन हो रहा है सेट का, इसके बाद अथवा का, ये नोट कर लो। देखो इसका एक क्वेश्चन है, अब वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो छोटा सा क्वेश्चन है, तो हमारे पास 822 जो सेट था पहले वाला 2025 का वो फिनिश हो जाएगा, और अगली क्लास में सेकंड वाला देखेंगे, फिर तो देखेंगे पूरा सेट एक ही क्लास में हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो पहले तो आप एक अर्धगोला बनाओ इस तरीके से, ठीक है, इस पर एक शंकु बना दो। अब जो शंकु है, अब इसकी जो त्रिज्या कैसी है, समान है, तो अर्धगोले की और शंकु की जो त्रिज्या है वो कैसी समान है, तो ये 5 का अथवा वाला क्वेश्चन है। अथवा यहाँ आप लिखोगे शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या। अब अर्धगोले इनकी त्रिज्या कैसी है, बराबर है, तो त्रिज्या बराबर है, तो त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों की 3 तो नहीं होगी, ये यानी टेढ़ी लाइन आ रही है, सीधी तुम डालने फुटाते हैं, ये कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। अब पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है पूरे की। अब गोले की तो त्रिज्या कहीं पे भी नापोगे तो 3 ही रहेगी, तो यहाँ ऐसे आएगी तो वो भी नीचे 3 ही रहेगी, तो 6 में 3 माइनस कर दो, ऊंचाई कितनी बचेगी 3 मिलेगी, है ना। तो यहाँ शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हमें लिखनी है 6 - 3 यानी 3 सेंटीमीटर, ये लिखना है। तो इसे खिलौने का ठोस का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ आप लिखोगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, अब ठोस में 2 है, एक तो शंक्वाकार भाग है, एक अर्धगोलाकार भाग, तो यहाँ शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस
अर्धगोलाकार भाग का आयतन, तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, ठीक है। ये अर्धगोले का हो गया। अब पाई की वैल्यू रखो मत इसमें, ऐसे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं रखनी, छोटा सा आंसर आएगा। और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो समझ लो कि बेईमानी से करवा रहा हूँ, हल ना करवा रहा हूँ। तो क्या है, क्वेश्चन हो गया पूरा। 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 × 3, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू भी 3 है। पहले से 2/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी हो गई, पाई की रखनी है, इसकी रहेगी 3 × 3 × 3, ये किससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये होगा 3 3 9 पाई, और ये होगा 9 और ये 2 8 18 पाई, तो जोड़ दो कितना आएगा 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो इतना सा छोटा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी पूरा पहला वाला जो 2025 सेट है वो पूरा हो गया। अगले सेट की बात अगले क्लास में करेंगे, तब तक आप इसका रिवीजन करो। और कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया।